जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमारी संकल्प सीरीज का जो नेक्स्ट आज हम लोग वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक हम लोग देखने आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। यानी कि आज हम लोग ओशन और कॉन्टिनेंट का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा इस वाले पार्ट में जहां पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक थ्योरी हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको हम लोग देखेंगे आगे। और आज हम लोग जो देखने जा रहे हो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताती है कि किस प्रकार से हमारे इस वर्ल्ड पर, इस अर्थ पर ओशन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ओशन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है ना, इसके बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। कई बार हम लोगों से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड, है ना। बहुत ज्यादा हम लोग देखेंगे, रिपीटेशंस तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी है ना, इस टॉपिक से हमारे कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट और ओशन के अंडरस्टैंडिंग में हमारी जो सोच है वो काफ़ी सारी विकसित हो जाती है। जब हम फोल्डेड माउंटेन वगैरह पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ से नॉलेज मिल जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम लोग ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो सुपर कॉन्टिनेंट में कुछ फोर्सेस ने काम करना शुरू किया। वो सुपर कॉन्टिनेंट कुछ पार्ट में रप्चर हुआ, टूटा, और डिफरेंट डायरेक्शन में उसने क्या करना किया, मूवमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था एक वाटर बॉडी में क्या कर रहा था, फ्लोटिंग या सराउंडेड था आसपास। जिस वाटर बॉडी से वो सराउंडेड था, वो वाटर बॉडी ने आगे चल करके ओशंस के फॉर्मेशन किए, और उस सुपर कॉन्टिनेंट ने आगे चल करके डिफरेंट पार्ट में रप्चर होकर के कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन किया। तो बच्चों, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यदि आप अरेबियन अटलांटिक ओशन पढ़ जाते हो, अटलांटिक ओशन वो ओशन है जो कैसा दिखता है, एस शेप दिखता है। मान लीजिए हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नीचे हम लोग जाएंगे तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कौन है, नॉर्वे, स्वीडन। आपका ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा बच्चों, ये कॉन्टिनेंट हमारा हो जाएगा यूरोप कॉन्टिनेंट, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और इन चारों कॉन्टिनेंट के बीच में आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका यूरोप हो जाएगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इन कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ पर जो एस शेप में हम लोगों को यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट दिखता है, इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, सॉरी इस ओशन का नाम क्या है, अटलांटिक ओशन है ना। ये हमारा अटलांटिक महासागर है। तो जब इस अटलांटिक महासागर में हम लोग क्या देखे, कुछ सिमेट्री देखे, तो इसकी सिमेट्री काफी सारी इस तरह से सिमिलर दिखेगी कि ऐसा हम लोगों को फील होता, प्रतीत होता है कि पास्ट में ये जो कॉन्टिनेंट थे, कॉन्टिनेंट इन कॉन्टिनेंट से एसोसिएट थे, जुड़े हुए थे। यानी कि नॉर्थ अमेरिका किससे लगा हुआ था, यूरोप से, और साउथ अमेरिका किससे लगा हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था। यदि हम इसका जिग्सा फीड मॉडल जाके देखेंगे तो ऐसा फील होगा कि ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, इससे यदि हम लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से जिग्सा फीड मॉडल जैसा क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और यदि फिट हो रहा है, यानी कि पास्ट में ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से एसोसिएट थे, और धीरे धीरे इन पर कुछ फोर्सेस ने काम करना शुरू किया, और ये लैंड मासेस एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और वहां बीच में क्या हो गया, अटलांटिक ओशन ओपन हो गया। ठीक है, इसके एविडेंस भी हम लोग देखेंगे कौन कौन से एविडेंस है, बता रहे हैं कि पास्ट में ये सारे लैंड मासेस एक जगह इकट्ठे थे, और धीरे धीरे कुछ फोर्सेस के अप्लाई होने के कारण इनमें क्या हो गई है ना, मूवमेंट हुई, और एक दूसरे से दूर चले गए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन। कि यदि हम अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन को यदि हम ऑब्जर्व करें तो हम लोग देखेंगे यू विल बी है ना सरप्राइज बाय द सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द आइदर साइड ऑफ द ओशन। नाउ वंडर many scientists and through of the similarities and considered the possibility of the Americas, Europe and Africa। ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं, टू अमेरिकाज को मिलाकर के हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट बोल देंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट बोल देंगे, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यानी कि हम तीन कॉन्टिनेंट को कंसिडर कर रहे हैं। दोनों अमेरिका को एक साथ मिलाकर हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, कि तीनों जो आपके कॉन्टिनेंट थे आपस में कैसे थे, जुड़े हुए थे, है ना। ऐसा हम लोग कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर हम बताया है, टू बी वंस ज्वाइंड टुगेदर, कि आपस में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे, मिले हुए थे। फ्रॉम द नोन रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। और यदि हम लोग काफी सारे इनके एविडेंस देखने जाएंगे तो हम लोग को प्रमाण भी मिलेंगे। सबसे पहले हम लोगों के सामने एक व्यक्ति का यहाँ पर नाम आ रहा है, जो एक डच क्या है, मैप मेकर है। नाम क्या है इनका, अब्राहम आर्टेलियस। अब्राहम आर्टेलियस ने कब बताया हम लोग को, है ना, 1596 में, 1596 में अब्राहम आर्टेलियस ये बता रहे हैं, एक मैप बना करके
कि ये जो हमारे कॉन्टिनेंट थे तीनों ये आपस में जुड़े हुए थे। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाए कि बताओ अब्राहम आर्टेलियस ने एक मैप बना करके कब हम लोगों को बताया कि सुपर कॉन्टिनेंट आपस में एसोसिएट थे, है ना, आपस में टुगेदर ये जुड़े हुए थे, तो हम लोग बता देंगे 1596 में, है ना। और अब्राहम आर्टेशियस जो है कहाँ के मैप मेकर है, तो डच मैप मेकर है, ठीक है, मानचित्र वेत्ता है। दूसरे हमारे सामने एंटोनियो किसके नाम आए, पेलेग्रिनी। एंटोनिया पेलेग्रिनी ने बताया, इन्होंने भी एक मैप अपना शो किया और उस मैप में ये बताया कि सारे के सारे जो तीनों कॉन्टिनेंट है आपस में कैसे हुए थे, जुड़े हुए थे, ठीक है। 1596 में आप नाम याद रख लेंगे किसका, अब्राहम आर्टेलियस का। और नेक्स्ट आप नाम याद रखेंगे एंटोनियो पेलेग्रिनी का। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने भी क्या बोला, मैप बता करके बताया कि तीनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, टुगेदर थे, पास में थे। और आगे इनको प्रूफ करने का काम कौन करता है, इट वाज अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने, जो एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट है, जर्मन क्या है, मेट्रोलॉजिस्ट है ना, जलवायु आपके वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया क्या 1912 में एक थ्योरी थी जिसको हम लोगों ने क्या बोला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है विस्थापन करना, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। तो 1912 में हमारे सामने एक थ्योरी आती है जिसको बोला गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको दिया किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। तो हमारे सामने तीन नाम हो गए बच्चों। पहला नाम आपको याद रखना है किसका, अब्राहम आर्टेलियस का। दूसरा नाम याद रखना हम किनको, किसका, है ना, ओंटारियो पेलेग्रिनी का। और तीसरा नाम याद रखना है हम लोगों को किसका, अल्फ्रेड वेगनर का, ठीक है। 1596 इसका कोई ईयर हम लोग को नहीं दिया हुआ है, और 1912 912 में हम लोग याद रखेंगे अल्फ्रेड वेगनर को। अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने क्या कहा कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है। और उस सुपर कॉन्टिनेंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, पेंजिया बोल रहे थे, ठीक है। और एक मेगा ओशियन से वो सराउंडेड था। सपोज मान लीजिए ये एक लैंड मासेस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेंजिया, ठीक है। और ये चारों तरफ किससे सराउंडेड है, वाटर बॉडी से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेंथालासा। क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग पेंथालासा बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक लैंड मासेस था, सॉलिड सरफेस था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉलिड लैंड मासेस को सुपर कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सुपर कॉन्टिनेंट। और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या रखा हम लोगों ने, पेंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या रखा है बच्चों हम लोगों ने, पेंजिया। और ये पेंथालासा से सराउंडेड है, यानी कि पेंथालासा वाटर बॉडी है और पेंजिया सॉलिड आपका क्या है, रॉक सरफेस होगा, रॉक मटेरियल होगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम रखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, एक सुपर कॉन्टिनेंट था सॉलिड सरफेस से बना हुआ जिसको हम पेंजिया बोल रहे थे। और ये पेंजिया चारों तरफ घिरा हुआ था, सराउंडेड था किससे, पेंथालासा से, यानी पेंथालासा वाटर बॉडी है और पेंजिया सॉलिड आपका सुपर कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब जो ये पेंजिया है इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई होंगे। उन फोर्स में हम सबसे पहले देखेंगे आपका पोल फिलिंग फोर्स है। कौन सा, पोल पिलिंग फोर्स है। और दूसरा टाइडियल फोर्स है। दूसरा क्या है, टाइडियल फोर्स। प्राइमरी ये दोनों ही फोर्स हमें बताए गए थे। बाद में हम देखेंगे पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी में हम जाएंगे तो वहां पर कुछ और भी फोर्स हम लोगों को मिले, क्योंकि अर्लियर जो हम लोग देख रहे थे स्टेज में कुछ साइंटिस्ट इससे एग्री नहीं थे कि ये जो दो फोर्स है आपके, पोल फिलिंग फोर्स और दूसरा टाइडियल फोर्स, ये सफिशिएंट नहीं है इन सुपर कॉन्टिनेंट के रप्चर तोड़ने के लिए और उनके मूवमेंट के लिए। तो बाद में हम लोग कुछ फोर्स और अप्लाई करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, बायंसी फोर्स, ठीक है। तो आपको प्राइमरी ध्यान रखना कितने फोर्स होंगे आपके, दो, एक पोल फिलिंग फोर्स और दूसरा टाइडियल फोर्स। अब हम लोगों ने क्या किया, जो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी उसके फोर्स को भी यदि मैं कंसीडर कर लूं तो मैं यहां लिखूंगा कि तीन फोर्स ने यहां पर कंबाइंड रूप से काम किया। पहला था आपका कौन सा फोर्स, पोल फिलिंग फोर्स। दूसरा कौन सा है, टाइडियल फोर्स। तीसरा कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और चौथा है टाइडियल फोर्स। प्राइमरी दो ही मिलेंगे बच्चों। आपसे पूछे प्राइमरी पहले कितने थे तो दो ही थे। कौन कौन से, टाइडियल और पोल फिलिंग फोर्स। तो हम लोगों ने इन फोर्स के कारण क्या देखा कि जो पेंजिया था, ये पेंजिया दो आपके क्या होंगे, ह्यूज लैंड मासेस में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। दो लैंड मासेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और कितने साल पहले, तो लगभग 200 मिलियन साल पहले, है ना। 200 मिलियन साल पहले क्या थे, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि पेंजिया और पेंथालासा हमारे पास में दो आपके एक लैंड और वाटर बॉडी था, है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनमें क्या हो जाएगा, टूटना या इनमें स्प्लिट स्टार्ट हो जाएगा। कितने, है ना, 200 मिलियन ईयर्स एगो द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगन टू स्प्लिट, यानी कि 200 मिलियन साल पहले ये पेंजिया टूटना शुरू हुआ। तो पेंजिया कितना पार्ट में टूटा बच्चों, दो पार्ट में टूटा। कौन कौन से दो पार्ट, जो पार्ट इसका टूट के नॉर्थवर्ड जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा अंगारा लैंड या लॉरेंशिया। उसका नाम क्या होगा, अंगारा लैंड, या उसी को हम क्या कहेंगे, लॉरेंशिया कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 200 मिलियन ईयर्स एगो ये जो आपका एक सॉलिड सरफेस था पेंजिया, इस पेंजिया को हम लोगों ने क्या किया,
दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका जो नॉर्थवर्ड पार्ट शिफ्ट हुआ उसको हम क्या बोल गए, उसको हम बोले अंगारा लैंड, या इसको हम बोल रहे लॉरेंशिया। अंगारा लैंड या क्या बोल रहे लॉरेंशिया। और जो पार्ट साउथवर्ड शिफ्टिंग हुआ उसको हम बोल दिए गोंडवाना लैंड। साउथवर्ड जो शिफ्टिंग हुई है कौन सा लैंड है, गोंडवाना। और नॉर्थवर्ड जो गया है वो कौन सा है, अंगारा लैंड है। ठीक है, तो पेंजिया जो आसपास सराउंडेड है किससे, पेंथालासा से। पेंथालासा क्या है, तो पेंथालासा एक लिक्विड आपका वाटर बॉडी है। ठीक है, ये पेंथालासा जो किससे है ना, पेंजिया को घेरे रखा है, पेंजिया को सराउंडेड कर रखा है। पेंजिया को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। कौन कौन से दो पार्ट थे इसके, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। फर्दर हम लोग देखेंगे इस अंगारा लैंड में अगेन वापस से क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। तो यहां पर एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बनेगा, एक यूरोप कॉन्टिनेंट बनेगा और एक एशिया कॉन्टिनेंट बनेगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीनों कॉन्टिनेंट किसके पार्ट रहेंगे, अंगारा लैंड के। और साउथ में हम जाएंगे तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद हम देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के बाद में ऑस्ट्रेलिया, पेनिनसुलर इंडिया के बाद में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये किसके पार्ट थे, तो ये पार्ट थे बच्चों गोंडवाना लैंड के। ठीक है, ये जो आपके तीन कॉन्टिनेंट है नॉर्थ में, किसके पार्ट है, तो ये तीनों नॉर्थ वाले पार्ट है अंगारा लैंड के। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किसके पार्ट है, गोंडवाना लैंड के पार्ट है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में कौन सा थ्योरी दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया है ना। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया, जो किससे सराउंडेड है, वाटर बॉडी पेंथालासा से। ठीक है, इस पेंजिया में कुछ फोर्स काम कर रहे हैं, प्राइमरी पोल फिलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। और उसके कारण क्या हुआ कि लगभग आज से 200 मिलियन साल पहले इस पेंजिया में क्या हुआ, रिप्चर या स्प्लिट होना शुरू हुआ। तो इसका एक पार्ट टूट करके नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ जिसको हमने अंगारा लैंड कहा, और एक पार्ट साउथवर्ड शिफ्ट हुआ जिसको हमने गोंडवाना लैंड कहा। क्या कहा, गोंडवाना लैंड। इस अंगारा लैंड को हम लोगों ने क्या बोला बच्चों, लॉरेंशिया कहा। इस अंगारा लैंड में फर्दर वापस से कुछ डिवाइडेशन हुए और उसके डिवाइडेशन से क्या क्या बना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, एशिया कॉन्टिनेंट बन गया। और जो गोंडवाना लैंड था उससे अगेन क्या क्या बने, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब बच्चों इन लैंड मासेस में क्या हुआ, इन लैंड मासेस में यहां पर हम लोग क्या देखे, शिफ्टिंग हुई। इन लैंड मासेस में क्या हुई, शिफ्टिंग हुई। तो जैसे आज वर्तमान में आप देखने जाएंगे तो जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना। ये मान लीजिए हम कौन सा महाद्वीप मान ले, उत्तरी अमेरिका है ना। इसको हम क्या मान ले, दक्षिणी अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर हम लोग देखें कौन सा है आपका, ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा बच्चों, यूरोप कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम यूरोप कॉन्टिनेंट देखने के बाद आगे बढ़े तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखने गए तो ये हमें मिल गया कौन सा, एशिया कॉन्टिनेंट है ना। पेनिनसुलर इंडिया अभी है ना शिफ्ट होकर के आएगा, अभी से हम लोग यहाँ पर बना रहे लेकिन इसके हम शिफ्टिंग करवाएंगे। और यहाँ पर ये मिल जाएगा हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एशिया कॉन्टिनेंट हो गया है ना, ये यूरोप हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये आइलैंड है अफ्रीका, इसका अफ्रीका का लार्जेस्ट मेडागास्कर, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर ये कौन है, पेनिनसुलर इंडिया है। ये कौन है, पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ऊपर वाले नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया ये अंगारा लैंड या लॉरेंशिया के पार्ट है, और नीचे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और पेनिनसुलर इंडिया। इस पेनिनसुलर इंडिया की शिफ्टिंग हम लोगों ने कहाँ करवाई होगी, तो इसकी शिफ्टिंग हमने करवा ली बच्चों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ना। और ऑस्ट्रेलिया की शिफ्टिंग हमने करवाई कहाँ पर, ईस्टवर्ड। कहाँ करवाई है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्राइमरी क्या देखा कि जब पहले पेंजिया टूटा तो पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा। ठीक है, और फिर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूटी तो अंगारा लैंड से बना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया है ना। ये नॉर्थ अमेरिका पहले इस यूरोप से जुड़ा हुआ था, साउथ अमेरिका अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जब शिफ्टिंग हुई तो बीच वाला पार्ट खाली हो गया। क्यों, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की शिफ्टिंग हमने वेस्टवर्ड करवा दी होगी। तो यहाँ पर क्या बन गया होगा, एटलांटिक ओशियन। यहाँ पर क्या बना बच्चों, एटलांटिक ओशियन बन गया। ठीक है, ये जो आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ये बोला जाता है कि अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है ये पेंजिया का रेसिडुअल पार्ट है। पेंजिया का कैसा पार्ट है, रेसिडुअल पार्ट है, अवशिष्ट भाग है। पेंजिया का अवशिष्ट भाग क्या बना गया, अंटार्कटिका।
और ये जो आपका इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन कब ओपन हुआ होगा? तो इंडियन ओशन ओपन हुआ जब पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की शिफ्टिंग कहां पर हो गई? पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की शिफ्टिंग ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गई। जब ऑस्ट्रेलिया ईस्टवर्ड शिफ्ट हुआ और पेनिनसुलर इंडिया की शिफ्टिंग कहां हो गई बच्चों? पेनिनसुलर इंडिया की शिफ्टिंग हम लोगों ने करवा दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सर? यहां तक हम लोगों को पता चल गया कि अटलांटिक ओशन तब ओपन हुआ होगा जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से कहां? वेस्टवर्ड शिफ्ट हुए होंगे। और जब इनकी वेस्टवर्ड शिफ्टिंग हुई होगी तो इसका वेस्टर्न पार्ट जाके टकराया होगा पैसिफिक प्लेट से। तो पैसिफिक प्लेट से टकराने के कारण इसका वेस्टर्न पार्ट का अपलिफ्टेड हुआ होगा और पैसिफिक का ईस्टर्न पार्ट का सबसिडेंस हुआ होगा। पैसिफिक ओशन का पूर्वी भाग नीचे गया होगा, सबडक्शन हुआ होगा, जिससे वहां पर ट्रेंच बने होंगे। वैसे ही यहां पर पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट नीचे गया होगा, सबडक्शन हुआ होगा, ट्रेंच बना होगा, जबकि साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट का अपलिफ्टमेंट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि सर ये पैसिफिक जो प्लेट है ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्लेट है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लेट कौन सी है? पैसिफिक प्लेट। सेकंड लार्जेस्ट प्लेट कौन सी? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। थर्ड कौन सी है? तो आपकी यूरेशिया प्लेट। फोर्थ कौन सी है? अफ्रीकन प्लेट। फिफ्थ कौन सा है? एंटार्कटिका प्लेट। फिर सिक्स हम देखेंगे आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और सेवंथ नंबर पर आएगा साउथ अमेरिकन प्लेट। कौन सा प्लेट आएगा? साउथ अमेरिकन प्लेट आएगा। तो अफ्रीकन जो आपका अमेरिकन जो प्लेट है वो लाइटर है किससे? पैसिफिक प्लेट से, यानी कि पैसिफिक प्लेट डेंसर है और अमेरिकन प्लेट लाइटर है ना। तो जो लाइटर होगा उसका अपलिफ्टमेंट होगा, जो डेंसर होगा उसका सबसिडेंस होगा। और जो पार्ट सब्सिडाइज हो रहा है नीचे वहां पर ट्रेंच बन रहा है। कैसे बन रहा है? देखो, मान लीजिए कोई दो रॉक ब्लॉक थे ऐसे, एक रॉक ब्लॉक ये है और दूसरा रॉक ब्लॉक ये है। ठीक है, ये जो रॉक ब्लॉक है कैसा है? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लाइटर है और ये कैसा है? डेंसर है। तो डेंसर कहां जाएगा? नीचे सबडक्ट होगा। और जो आपका लाइटर रॉक ब्लॉक है वो कहां जाएगा? अपलिफ्टेड होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ट्रेंच बनेगा। और यहां पर क्या बन जाएंगे? तो यहां पर ये फोल्डिंग हो जाएगी। हो सकता है यहां फोल्डेड माउंटेन बने। क्या बने बच्चों? फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि जब नॉर्थ अमेरिका की शिफ्टिंग वेस्टवर्ड हुई तो यहाँ रॉकी माउंटेन बन गया। जब साउथ अमेरिका की शिफ्टिंग वेस्टवर्ड हुई तो यहाँ एंडीज माउंटेन बन गया। ठीक है, साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट था वो भी अपलिफ्टेड हो गया, नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट अपलिफ्टेड हो गया। यहाँ पर पेरू ट्रेंच बन गए, यहाँ एल्यूएन आपका एल्यूशन ट्रेंच बन गए। ठीक है, तो रॉकी और एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका की शिफ्टिंग वेस्टवर्ड हुई और नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट जाकर पैसिफिक प्लेट से टकराई। पैसिफिक प्लेट डेंसर थी इसलिए नीचे सबडक्ट हो गई और यहाँ पर ट्रेंच के फॉर्मेशन कर दिए। जबकि नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट कैसी थी? लाइटर थी, तो उसका अपलिफ्टमेंट हो गया और यहाँ रॉकी और एंडीज माउंटेन बन गए। ठीक है, फिर सर ये जब पेनिनसुलर इंडिया की शिफ्टिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हुई तो जब ये यूरेशियाई प्लेट से जाके टकराया तो यहाँ पर बना दिया इसने हिमालयन माउंटेन। कौन सा माउंटेन बनाया? हिमालयन। ठीक है, और जो पार्ट यहाँ से वैकेंट हुआ वहां पर हमने क्या बना दिया? इंडियन ओशन बना दिया। सर पेनिनसुलर इंडियन प्लेट लाइटर थी इसलिए ऊपर उड़ गई और ऑस्ट्रेलिया यूरेशियाई प्लेट कैसी है? डेंसर है, इसलिए इसका क्या होगा? सबडक्शन हो जाएगा। फिर आगे बढ़े हम लोग तो ये ऑस्ट्रेलिया अगेन जाके टकराया पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट से। तो पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट से जब जाके टकराया तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में यहाँ पर क्या बन गया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बन गया। क्या बना बच्चों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बना। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर बना? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। और जब अफ्रीकन प्लेट की शिफ्टिंग हम बताते हैं कि नॉर्थवर्ड हुआ होगा तब यहां पर हम लोग को एक माउंटेन देखने को मिला जिसको हम एल्पाइन माउंटेन बोले। क्या बोले? एल्पाइन पर्वत। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की शिफ्टिंग ईस्टवर्ड करवा दी और क्या बना दिया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पेनिनसुलर इंडिया की शिफ्टिंग नॉर्थ ईस्ट करवा दी, यहां बना दिया हिमालय। अफ्रीका की शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड करवा दी, यहां बना दिया एल्पाइन। और बीच में हमारा मेडिटेरियन सी ओपन हो गया। कौन ओपन हो गया? मेडिटेरियन सी। नॉर्थ और साउथ अमेरिका की शिफ्टिंग वेस्टवर्ड करवा दी और यहाँ रॉकी और एंडीज माउंटेन बना दिए। रॉकी और एंडीज माउंटेन। ठीक है, अब हम लोगों ने जैसे यहाँ बोला था कि जो पेंजिया का रेसिडुअल पार्ट था वो क्या कहलाया? एंटार्कटिका। वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर बोल दिया कि पेंथालासा का जो कुछ बचा खुचा भाग था, रेसिडुअल पार्ट था, उसने बना दिया पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन बना दिया बच्चों? पैसिफिक ओशन बना दिया। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन अकॉर्डिंग टू वेगनर बोल रहा हूं बच्चों में, अकॉर्डिंग टू वेगनर पैसिफिक ओशन इज द रेसिडुअल पार्ट ऑफ दी, है ना, पेंथालासा, है ना। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं? एंटार्कटिका इज द रेसिडुअल पार्ट ऑफ पेंजिया एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया इज ए पार्ट ऑफ अंगारा एंड लॉरेंशिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड के पार्ट है, ये अंगारा लैंड के पार्ट है, ये पेंजिया का बचा हुआ भाग है और ये पैसिफिक ओशन पेंथालासा का है।
ठीक है, शायद यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से एक सुपर कॉन्टिनेंट पहले दो टुकड़े में टूटा है और फिर वो दो जो टुकड़े थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड वो बदले किसमें, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में, और दूसरा हमने देखा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख रहे हैं, है ना, जो वेगनर साहब ने हम लोगों को बताए हैं। ठीक है, अब वेगनर साहब का आगे क्या कहना है कि पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंट्स मासेस लॉरेंशिया एंड गोंडवाना। लॉरेंशिया को हम अंगारा लैंड बोल रहे हैं, ठीक है, एंड गोंडवाना लैंड, है ना, फॉर्मिंग द नदर्न एंड सदर्न कंपोनेंट्स रेस्पेक्टिवली। सबसिक्वेंटली लॉरेंशिया एंड गोंडवाना, है ना, कंटिन्यू टू ब्रेक इनटू वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स एंड दैट एग्जिस्ट टुडे। A variety of evidence was offered in support of the continental drift theory of these are given below। कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आगे चलकर ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के छोटे छोटे पार्ट में टूटा, जो आज हमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। और ये जो बच्चों डिफरेंट कॉन्टिनेंट के फॉर्म में जो हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं लैंड मासेस, इनके बारे में कुछ हम लोगों को एविडेंस भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? एविडेंस। ठीक है, कौन कौन से एविडेंस थे? तो सबसे पहले हम लोगों को मिलता है कि कुछ सेम एज की रॉक्स हम लोगों को मिलती है। कि सपोज मान लीजिए आज 2023 में यहाँ पर किसी रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी समय यहाँ पर दो रॉक्स बने, है ना, सेम एज में बने 2023 में, और बाद में मान लीजिए स्प्रेडिंग करके दूर दूर चले जाते हैं और इनकी उम्र समान है, तो हम लोग कहेंगे कि हो सकता है भविष्य पास्ट में यानी कि भूतकाल में दोनों एक जगह रहे होंगे और बाद में कुछ फोर्सेस के कारण इनका क्या हो गया होगा, डाइवर्जेंस हो गया होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग बोलते हैं सेम एज का रॉक्स का प्रेजेंस होना। दूसरा हम लोग बोलते हैं बच्चों वहां पर क्या, फॉसिल्स का प्रेजेंस हो रहा, फॉसिल्स में भी एक जैसे हम लोग स्केलेटन वगैरह का डिपोजिशन वहां पर देखते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं जिक्सा फिट मॉडल, कि जब हम लोगों ने कुछ कंप्यूटर वगैरह के द्वारा मैप बना करके देखे और काफी डेप्थ तक के कोस्टल वाले एरिया के हमने मैप बना करके देखे, तो लगभग वो सिमिलर थे कि आज की तारीख में यदि हम लोग देख रहे हैं, यदि इन लैंड मासेस को आपस में हम लोग क्या कर दें, है ना, जिक्सा फिट मॉडल जैसे हम फिट करके देखेंगे तो वास्तविकता में वो स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा जैसे पुराने जमाने में रहा होगा। तो पहला जिक्सा फिट मॉडल हो गया, दूसरा फॉसिल्स की प्रेजेंस हो गई, तीसरा सेम एज में आपके रॉक्स ब्लॉक के फॉर्मेशन हो गए, चौथा हम लोग देखते हैं यहाँ डिपोजिशन ऑफ प्लेसर। प्लेसर क्या होता है, तो रनिंग वाटर या एल्यूवियल के साथ जो आपके, है ना, गोल्ड पार्टिकल्स फ्लो करके आ जाते हैं उसको हम प्लेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसर। और एक आपका होता है टिलाइट रॉक्स। टिलाइट रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर्स। डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर से फॉर्मेशन होता है बच्चों टिलाइट का। ठीक है, टिलाइट एक कैसा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। सीडीएस का 4 सितंबर 2022 वाला पेपर देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि टिलाइट क्या है, तो टिलाइट इज ए सेडिमेंट्री रॉक्स। टिलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक्स है जो हिमानी द्वारा निर्मित होती है ना, ग्लेशियर्स के डिपोजिशन से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब एविडेंस देखने गए तो एविडेंस में हमें क्या क्या एविडेंस देखने को मिले, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला जो एविडेंस हम लोगों को देखने को मिला, पहले आप डायग्राम से समझ लीजिए कि हमारे पास में पेंजिया और पेंथलासा था, है ना। पहले सुपर कॉन्टिनेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेंजिया, और ये पेंजिया किससे सराउंडेड है, तो ये सराउंडेड है आपका पेंथलासा लिक्विड पार्ट से। ठीक है, फिर ये पेंजिया दो पार्ट में ब्रोकन या टूट गया, वो दो पार्ट में तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन थे, तो प्राइमरी फोर्स हमारे पास में दो थे, कौन कौन से, पोल फिलिंग फोर्स और दूसरा टाइडियल फोर्स। बाद में हमने पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी में देखा तो कुछ फोर्स हमारे सामने और आ गए, कौन कौन से, एक टाइडियल फोर्स के अलावा हम लोगों को मिल गया ग्रेविटेशनल फोर्स और बायेंसी फोर्स। तो मेनली हम तीन ही फोर्स मानते हैं, बायेंसी, टाइडियल और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने पेंजिया और जो था वो दो पार्ट में टूटा हुआ मिला हम लोगों को, एक लॉरेंशिया या अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, लॉरेंशिया या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिर ये जो लॉरेंशिया था, इस लॉरेंशिया के टूटने से क्या बन गया, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। नॉर्थ अमेरिका और क्या बना बच्चों, यूरेशिया। और गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये बीच में जो दिख रहा है आपको मेडागास्कर है। ठीक है, और ये अंटार्कटिका जो है हम लोग क्या बोल कर रहा है, पेंजिया का रेसिडुअल पार्ट है। और यदि हम लोग प्रेजेंट में देख रहे हैं तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या मेडागास्कर, नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और क्या है बच्चों, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पर एविडेंस हम लोग देख रहे हैं, तो एविडेंस में हम पहला देख रहे हैं द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिक्सा फिट मॉडल। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यदि आप आज नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से जाकर के यदि मैच करोगे तो मैच हो जाएगा, साउथ अमेरिका को हम किससे जाके मैच करेंगे, अफ्रीका से, तो मैच हो जाएगा। और इनके बारे में क्या हुआ, बुलर्ड ने सबसे पहले एक मैप बनाया। क्या बनाया, बुलर्ड ने एक मैप बनाया, जो हम लोग देखेंगे अटलांटिक मार्जिन को किसके साथ मैच करके हमने देखा कि यदि आप
अफ्रीका को किसके साथ मैच करोगे? साउथ अमेरिका के साथ, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। और यदि यही हम लोग नॉर्थ में जाकर किसके साथ करेंगे? नॉर्थ अमेरिका का यूरोप के साथ करेंगे, तो भी हम लोग देखेंगे वो आपस में कैसे मिलेंगे? हम लोगों को जिग्सा फिड मॉडल जैसे आपस में जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कैसा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका। और यहाँ पर हम लोगों को कौन मिलता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलता है। तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसके साथ हम किसको एसोसिएट कर दें, जोड़ दें? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो उनकी सिमेट्री कुछ इसी तरह से कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ भाग ये अंदर इतना धसा हुआ है, तो यहाँ कर का कुछ भाग इतना ऐसा बाहर निकला होगा, ताकि वहां पर वैसा वैसे जाकर के फिट हो जाएगा। आपने देखा होगा बच्चों के जो खिलौने विलौने आते हैं ना, जोड़ जोड़ के कई सारे स्ट्रक्चर बनाने वाले, कार वार है ना, रोबोट वोबोट, वो सारे कुछ इसी तरीके के। ठीक है, तो 1964 में हम लोगों ने, बुलर्ट ने क्या बताया? ये बताया कि यदि हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में हम लोग यदि ला करके जोड़ेंगे, यदि कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा एक मैप वगैरह बना करके, तो बिल्कुल ये एसोसिएट हो जाएंगे और इनमें बिल्कुल भी कुछ मिस्टेक नहीं आएगा। वो बोल रहे कि फेसिंग ईच अदर हैव ए रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच, यानी कि हम देख रहे हैं वहां पर कोई मिस्टेक ही नहीं मिलेगा हम लोग को, बिल्कुल ऐसा कैसे मिलेगा जैसे ये एक ही लैंड मासेस है, जैसे ये एक ही लैंड मासेस है। ठीक है, इट प्रूव्ड द क्वाइट परफेक्ट, द मैच वाज द ट्राई एट द 100 फेदम लाइन्स इंस्टेंट ऑफ द प्रेजेंट शोर लाइन। कि हम लोग यदि 1000 फेदम हम लोग किसको मापते हैं? समुद्र की गहराई को। समुद्र की गहराई को मापने वाले यंत्र को हम फेदोमीटर बोलते हैं। और एक फेदम बराबर होता है 6 फीट। कितना होता है? 6 फीट या 6 फीट। फिर दूसरा एविडेंस हम लोग देखने जाए तो पहला जिक्सा फिट हो गया, दूसरा रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। कि यदि आप अटलांटिक ओशन की ईस्ट और वेस्ट वाले पार्ट में जाओगे तो आपको सेम एज के क्या मिलेंगे? रॉक्स मिलेंगे, है ना। आपको सेम एज के क्या मिल जाएंगे बच्चों? रॉक्स मिल जाएंगे। तो सेम एज का रॉक्स का हमने पता किससे लगाया? हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा, जिससे हम चट्टानों की उम्र का पता लगाते हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग वगैरह से हम क्या करते हैं, पुराने जो रॉक्स होते हैं उसका एज का पता लगाते हैं। तो द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड डेवलप्ड इन द रिसेंट पीरियड हैव फैसिलिटेटेड, है ना, करेक्टलेटिंग द रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्टिनेंट अक्रॉस द वास्ट ओशियन। के बड़े बड़े हम लोग महासागर के अंदर भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा रॉक ब्लॉक का फॉर्मेशन कब हुआ होगा। द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन से अरेगो फ्रॉम ब्राजील कोस्ट, कहाँ का कोस्ट? ब्राजील कोस्ट, मैच विद द दोज फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका। के जो ब्राजील है जो कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका के ईस्ट में पड़ता है। और इस ब्राजील में कुछ जो चट्टान है, उन चट्टानों की उम्र हम लोगों को कहाँ से मिलती जुलती मिलती है? हम लोगों को अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट से मिलती जुलती दिखती है। और यहाँ के रॉक्स का फॉर्मेशन एक ही एज में होना, एक ही उम्र में होना, ये बताता है कहीं ना कहीं ये दोनों रॉक ब्लॉक जो थे एक जमाने में एक साथ ही क्या होंगे? एसोसिएट होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रेडियोमेट्रिक जो आपका क्या होता है, डेटिंग होता है, उसके द्वारा ये पता लगा लिया कि यहाँ के कुछ जो रॉक ब्लॉक थे, है ना, उनका और यहाँ के कुछ जो रॉक ब्लॉक थे उनका फॉर्मेशन सेम ही एज में हुआ है, सेम ही एज में हुआ है। तो हमारे पास में हम लोग क्या बता दिए कि दूसरा हमारे पास एविडेंस आ गया कि फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इन सेम एज। तीसरा एविडेंस हमारे पास हम देख रहे हैं टिलाइट। टिलाइट कैसा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। किससे बनता है? डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर से, है ना। टिलाइट इज ए सेडिमेंट्री रॉक्स। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया फॉर्मेशन किससे हो रहा है? डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर से। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द इंडिया, कि इंडिया में जो गोंडवाना रॉक है जिसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स हम लोग देखते हैं, और मिनरल्स में भी नॉन मेटेलिक कोयला सबसे ज्यादा हमारे यहाँ गोंडवाना में मिलता है 98%। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स, है ना, काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस। कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो गोंडवाना सिस्टम के सेडिमेंट से हम लोग को और कितने जगह देखने को मिले? 6 डिफरेंट लैंड मासेस पर देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पर? साउथ हेमिस्फीयर में। जैसे कहाँ का हम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे अफ्रीका है, फॉकलैंड एक आइलैंड है। कहाँ मिलता है फॉकलैंड आइलैंड? तो दक्षिण अमेरिका के नीचे मिलता। फॉकलैंड, साउथ जॉर्जिया और टियारा डेल फ्यूगो। ठीक है, साउथ टियारा डेल फ्यूगो, है ना, फॉकलैंड और साउथ जॉर्जिया, ऐसे 3 बड़े आइलैंड आपको कहाँ मिल जाएंगे? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साउथ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक हमें मिल गया अफ्रीका, दूसरा फॉकलैंड, तीसरा मेडागास्कर, चौथा अंटार्कटिका और, है ना, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये सारे जो हमारे जो लैंड मासेस है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ किस तरह के रॉक्स ब्लॉक मिल रहे हैं हम लोगों को? गोंडवाना सिस्टम के सेडिमेंट्स वाले टिलाइट रॉक्स, जैसे जिसका फॉर्मेशन किससे हुआ था? ग्लेशियर वगैरह के डिपोजिशन से हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले, इन सारे सेडिमेंट्स का या रॉक्स का मिलना भी ये प्रूव कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपस में एसोसिएट होंगे, पहले आपस में जुड़े होंगे और फिर अलग अलग फोर्सेस के कारण इनमें क्या हो गया? मूवमेंट हो गया और एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए।
ठीक है, तो यहां पर हमने ये बोला कि एट द बेस द सिस्टम हैज थिक टिलाइट है ना, इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन. काउंटर पार्ट ऑफ दिस सक्सेशन आर फाउंड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर आइलैंड, एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया. Overall resembling of the Gondwana type sediments clearly demonstrate that these land masses had remarkable similar histories. यानी कि इनका फॉर्मेशन एक ही टाइम पर एक ही तरह की प्रोसेस से हुआ होगा, और वो प्रोसेस कौन सी होगी? ग्लेशियल डिपोजिशन. द ग्लेशियल टिलाइट प्रोवाइड्स unambiguous evidence for the paleoclimatics and the drifting of continents. यानी कि तीसरा एविडेंस हम लोगों को मिल गया बच्चों, डिपोजिशन ऑफ टिलाइट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड मासेस. बेसिकली 6 लैंड मासेस. और कौन कौन से 6 लैंड मासेस? अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, एंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट अगला एविडेंस हम देखने गए तो प्लेसर डिपोजिशन. प्लेसर क्या है? तो हम लोग अभी बोल कर आए, नदियों के द्वारा या बहते हुए पानी के द्वारा, एल्यूएल के द्वारा, है ना, जो गोल्ड का क्या किया जाता है? डिपोजिशन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसर. द ऑक्यूरेंस ऑफ रीच प्लेसर डिपोजिशन ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट. घाना एक कंट्री जो कहां पर मिलती है? अफ्रीका में. घाना और टोगो पास पास दिखते हैं, जहां से हम किसको पास करवाते हैं? जहां से हम लोग पास करते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर घाना टोगो करके कंट्रियां मिलेगी, बुर्किना फासो वगैरह. तो यहाँ जो घाना है, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है? डिपोजिशन ऑफ गोल्ड, है ना. द ऑक्यूरेंस ऑफ रीच प्लेसर डिपोजिशन ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट. द गोल्ड bearing veins are in Brazil and it is the obvious that the gold deposition of the Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस घाना वाले क्षेत्र में किसका मिलना? गोल्ड प्लेसर का मिलना. ठीक है, और उसी तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं? ब्राजील वाले पार्ट में मिलना. कहाँ पर मिलना? ब्राजील वाले पार्ट में मिलना, है ना. तो कोई ये हम लोग देख रहे हैं, है ना, कोई एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोई इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं हुआ है कि यहाँ एक संयोग है. संयोग नहीं है, वास्तविकता रियलिटी है. क्या रियलिटी? कि ये वाला पार्ट किसी जमाने में यहाँ पर होगा, और फिर जब इसकी शिफ्टिंग हुई तो ये कहाँ हो गया? यहाँ गया. जैसे हम लोग हमारे इंडिया का बोलते हैं कि यहाँ पर आप लोग जाओगे साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न वाले पार्ट में, तो यहाँ जो विट्सवाट्स रेंज की पहाड़ी है, और यहाँ पर जोहान्सबर्ग है जहाँ पर गोल्ड का डिपोजिशन है. और यदि आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो यहाँ वेस्ट में कालगुरली और कुलगाड़ी में भी गोल्ड का डिपोजिशन है. और हमारे इंडिया में भी आप कहाँ चले जाओगे? कर्नाटका के कोलार और हट्टी माइंस में जाओगे तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा? गोल्ड माइन मिलेगा. तो यदि इन सबको हम एक जगह ला करके इकट्ठा कर दे तो कहीं ना कहीं ये भी एक एविडेंस के रूप में काम करेगा कि इन गोल्ड का एक वेस्टर्न वाले पार्ट में और यहाँ गोल्ड का ईस्टर्न वाले पार्ट में मिलना एक संयोग नहीं है, है ना. ये एक एविडेंस है कि ये वाले जो रॉक ब्लॉक है पुराने जमाने में एक जगह रहे होंगे और यहाँ पर डिपोजिशन हुआ होगा किसका? गोल्ड का. ठीक है, प्लेसर डिपोजिशन के बाद हम क्या देख रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स. के एक तरह के जीव जंतु के जो फॉसिल स्केलेटन है वो एक जगह जाकर के डिपोजिट हो रहे हैं, और उनके डिपोजिशन से जो फॉसिल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वही फॉसिल दूसरे लैंड मासेस पे जाकर के मिल रहे हैं. तो ये भी कोई संयोग नहीं, ये भी हम क्या बोल रहे हैं कि एक लैंड मासेस पहले कंबाइंड होगा, वहां पर वो फॉर्मेशन हुआ होगा, और फिर फॉर्मेशन के बाद में उनके, है ना, डिवाइडेशन हो गए होंगे और एक दूसरे से अलग चले गए होंगे. तो व्हेन आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स adapted to living on a land or a fresh water are found on either side of the marine barriers and problems arise regarding accounting for the such distribution. कि एक ही तरह के एनिमल और प्लांट्स के स्पीसीज का फॉसिल्स वगैरह का प्रेजेंट होना ओशियन के इस वाले पार्ट पर भी और इस वाले पार्ट पर भी, ये भी प्रूव कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये पहले सुपर कॉन्टिनेंट था और बाद में ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया. बाद में क्या हुआ बच्चों? अलग अलग पार्ट में हम लोगों को देखने को मिला. जैसे ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, ये इंडिया है, ये एंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है. तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक यहाँ पर देख रहे खास करके लेमरू करके यहाँ पर हम लोगों को मिलता था. ठीक है, लेमरू वाला एक जो एनिमल्स वगैरह उसके हम लोगों को यहाँ पर स्केलेटन्स वगैरह ज्यादातर देखने को मिले हैं. तो अगला एक एविडेंस हमारे सामने हो गया बच्चों फॉसिल्स. क्या हो गया? फॉसिल्स. तो द ऑब्जर्वेशन दैट लेमरू occur in India, Madagascar and Africa lead some to consider a continuous land masses Lemuria, है ना. और इसी कंटिन्यूस में जो आपको लैंड मासेस हमने बनाया उस लैंड मासेस का नाम क्या रख दिया हमने? लेमुरिया. लिंकिंग दीस 3 लैंड मासेस. कौन कौन से 3 लैंड मासेस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं? इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका.
है ना, और यहाँ पर हम लोग किसको बता रहे हैं, लेमुरु, और उसी के बेसिस पर हमने कंबाइंड जो नामनक्लेचर किया उस लैंड मासेस का वो क्या बोल दिया, लेमुरिया बोल दिया। ठीक है, फिर आगे क्या बोले, द स्केलेटन्स ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन 2 लोकेलिटीज, द साउदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड लेयर फॉर्मेशंस ऑफ द ब्राजील्स। द 2 लोकेलिटीज आर प्रेजेंटली 4800 किलोमीटर अपार्ट विथ एन ओशन इन बिटवीन देम। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि ये जो लैंड मासे से लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी पर है ना, तो ये तभी संभव होगा जब पास्ट में लैंड मासेस क्या होंगे बच्चों, पास पास रहे होंगे। पास में लैंड मासेस कैसे रहे होंगे, पास पास रहे होंगे। अब कौन कौन से फोर्स से रिस्पॉन्सिबल थे इसमें, तो देखो, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, यानी कि कौन कौन से फोर्स है जो इनकी ड्रिफ्टिंग करवा रहे थे, विस्थापन करवा रहे थे। तो हम बोले थे प्राइमरी फोर्स हमारे पास कितने थे, 2। कौन कौन से, तो एक बोल रहे हैं पोल फीलिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है, पोल फीलिंग फोर्स, और दूसरा कौन सा था, टाइडियल फोर्स। दूसरा कौन सा है बच्चों, टाइडियल फोर्स, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग देखेंगे इसका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं था कि इतना ज्यादा वेरिएशन लैंड मासेस में करवा सके। द पोलर फीलिंग फोर्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, के जब अर्थ रोटेट होगा, अर्थ क्या होगा बच्चों, रोटेट होगा, तो यहाँ पर जो आपके कुछ कॉन्टिनेंट्स या लैंड मासेस जो होंगे वो रोटेशन के कारण कहाँ आएंगे, शिफ्ट होकर के इक्वेटोरियल रीजन में आएंगे। कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल रीजन में आएंगे। इसलिए इक्वेटोरियल वाले रीजन में क्या होगा, एक बल्ज पड़ गया। इक्वेटर पर हमें डायमीटर और पेरीमीटर ज्यादा मिल गया, किसके कंपैरिजन में, पोलर के कंपैरिजन में। तो द पोलर फीलिंग फोर्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, है ना। यू आर अवेयर फ्रॉम द फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, कि हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है, पूर्णतः गोलाकार नहीं है। इट हैज ए बल्ज एट द इक्वेटर, है ना, इसके इक्वेटर पर एक बल्ज है। तो प्रीवियस ईयर में बच्चों हम लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन में जो बल्ज है उस बल्ज का रीजन क्या है। उस बल्ज का रीजन रोटेशन है कि रिवोल्यूशन है, तो आपको ध्यान रखना उसका रीजन क्या है, रोटेशन है। दीज बल्ज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बल्ज किसके कारण आया है बच्चों, हमारे अर्थ के रोटेशन के कारण आया है। ठीक है, दूसरा फोर्स कौन सा मिल रहा है हम लोग को, टाइडियल फोर्स। दूसरा फोर्स कौन सा मिला है, टाइडियल, है ना। पहला कौन सा हो गया, पोल फीलिंग फोर्स, और दूसरा कौन सा देख रहे हैं, टाइडियल। द सेकंड फोर्स दैट वाज सजेस्टेड बाय द वेगनर, द टाइडियल फोर्स, इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सन, कि जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उस समय मून क्या करता है, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मून, सन और अर्थ की हम बात कर लें तो एक ये लीनियर पोजीशन में है, और ऐसी पोजीशन में हम देखेंगे मून और सन क्या करेगा, अर्थ के ऊपर एक क्या लगाएगा, टाइडियल फोर्स लगाएगा। और ये जो टाइडियल फोर्स है मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ड्रिफ्टिंग के लिए। किसके लिए, ड्रिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दूसरा फोर्स हमारे सामने कौन सा आ गया बच्चों, टाइडियल फोर्स, जो किसके कारण है, जो है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून एंड सन, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द मून एंड सन। Wegener believed that these force would become effective when applied over mainly millions of years. However, most of the scholar considered these force to, है ना, to be totally inadequate, यानी कि ये जो बल है ये पर्याप्त नहीं है इन सारे, है ना, कॉन्टिनेंट वाले पार्ट की ड्रिफ्टिंग करवाने के लिए, और दूसरा इन कॉन्टिनेंट वाले पार्ट के किसके लिए, स्प्लिट या डिवाइडेशन के लिए। तो प्राइमरी फोर्स बच्चों हमारे पास में सिर्फ 2 ही थे, पोल फीलिंग फोर्स और टाइडियल फोर्स। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोग देखें कौन सी थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम लोगों ने पहले क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक डच मेकर देखे। कौन से थे डच मेकर, तो उन डच मेकर ने क्या बताया कि यदि इनकी सिमेट्री हम लोग देखें तो इनकी सिमेट्री हम लोगों को कैसी दिखेगी, है ना, ऐसी दिखेगी जैसे ही हम लोग एक दूसरे में इनको जिक्सा फिट मॉडल जैसा क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले एक डच मेकर आए, कौन, अब्राहम ऑर्टेलियस। अब्राहम ऑर्टेलियस ने हमें 1596 में क्या बता दिया कि इनकी सिमेट्री है लगभग एक जैसी है, अटलांटिक ओशन के ईस्ट वाले पार्ट और वेस्ट वाले पार्ट की। फिर एक और मैप किसने ड्रॉ किया, है ना, एंटोनियो पेलेग्रीनी ने। और फिर 1912 में कौन आ गया, वेगनर आ गया। और वेगनर ने क्या बोला, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उस सुपर कॉन्टिनेंट को हम क्या बोल रहे थे बच्चों, पेंजिया। क्या बोल रहे थे, पेंजिया। और ये जो पेंजिया वाला पार्ट है ना, ये किससे सराउंडेड था, पेंथलासा से। और जो पेंथलासा वाला पार्ट है लिक्विड है, और पेंजिया वाला जो पार्ट है वो सॉलिड है। और जब पेंजिया वाला पार्ट 2 पार्ट में टूटेगा तो नॉर्थ वाला पार्ट क्या होगा, अंगारा लैंड या लॉरेंशिया, और साउथ वाला पार्ट गोंडवाना लैंड, जिसको हम कहेंगे नॉर्थ अंगारा लैंड और साउथ गोंडवाना लैंड। ठीक है, और जो नॉर्थ वाला पार्ट था अंगारा लैंड फर्दर स्प्लिट हुआ, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट बनाया। और जो साउथ वाला पार्ट था उसने क्या बना लिया, साउथ वाले पार्ट ने बना लिया बच्चों क्या क्या, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि सबसे पहले पेंजिया था, पेंजिया सराउंडेड था पेंथलासा से। पेंजिया के ऊपर काम करना शुरू किया पोल फीलिंग फोर्स ने और टाइडियल फोर्स ने। बाद में आगे जाके हम ग्रेविटेशनल और बायंसी फोर्स भी देखे हैं।
और ये दो पार्ट में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, लॉरेंशिया और गोंडवाना। अंगारा लैंड जो था वापस से टूटा नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, गोंडवाना टूटा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका। तो एंटार्कटिका को हम समटाइम्स क्या बोलते थे कि पेंजिया का रेसिडुअल पार्ट है, ठीक है। और फिर हमने क्या करवाई, इनमें शिफ्टिंग करवाई। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की शिफ्टिंग वेस्टवर्ड हुई जिससे रॉकी और एंडीज बने। अफ्रीका की शिफ्टिंग कहाँ हुई, नॉर्थवर्ड जिससे एल्पाइन बना। इंडिया की शिफ्टिंग नॉर्थ ईस्ट में हुई जिससे हिमालय बना। और ऑस्ट्रेलिया की शिफ्टिंग ईस्टवर्ड हुई जिससे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बना, ठीक है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय का फॉर्मेशन इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से हुआ, जबकि यहाँ पर इन दोनों प्लेट के रिमूव होने के कारण इंडियन ओशन बन गया। इन दोनों प्लेट की इधर शिफ्टिंग होने के कारण अटलांटिक ओशन बना। और जो आपका पेंजिया का रेसिडुअल था उसको हमने एंटार्कटिका बोल दिया। और जो आपका पेंथालासा का रेसिडुअल पार्ट था वो पैसिफिक ओशन बना। तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ वेगनर की थ्योरी में हम लोगों को आर्कटिक ओशन के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोग ये पेंजिया, पेंथालासा और ये सारे शिफ्टिंग ध्यान रखने का, उसके बाद में फिर ये एविडेंस याद रख लेंगे। कौन कौन से एविडेंस हम लोगों को मिले, है ना। रॉक्स ऑफ सेम एज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, है ना। पोलर वेंडरिंग, टिलाइट डिपोजिशन, प्लेसर डिपोजिशन, बॉटनिकल एविडेंस, एक जैसे ही आपके स्केलेटन का मिलना। और दूसरा फिजिकल फीचर्स, अपेरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। तो बच्चों आज की इस थ्योरी में हम लोगों ने शिफ्टिंग देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, जियोसिंक्लाइन थ्योरी के बारे में, ठीक है, और कन्वेक्शनल के बारे में। तो आज की क्लास में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स के लिए आप लोग बने रहिए फोर्स इंडिया चैनल पर। जो बच्चे नए हैं वो बच्चों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।